Hello, my dear students. Welcome to Genius Tutorials, and we are back with our second session on the most important question from board point of view. और जैसा कि हम 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, सो इन द सेकंड सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक हम आज इसमें 20 क्वेश्चंस और करेंगे. और लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर प्रोबेबिलिटी टॉपिक. If A and B are two independent events, then prove that the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus P of A bar into P of B bar. So probability of at least one probability of at least one, that is nothing but probability of A union B, है ना. at least one का मतलब यही होता है कि probability of A union B, या फिर आप ऐसा कह लो probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. And it is given that A and B are two independent events. Independent events की definition होती है कि probability of A intersection B किसके equal होगा? Probability of A into probability of B के. This is the basic condition for independent events. A and B are independent events, therefore probability of A intersection B, this is equal to probability of A into probability of B. चलो ये सब्स्टिट्यूट कर लो इसके अंदर फिर. So we can say this is equal to P of A plus P of B minus P of A into P of B. ठीक है, ये P of A as it is रहने दो. We can take P of B common out of it. क्या रह जाएगा? 1 minus P of A. 1 minus P of A क्या होता है? This is nothing but P of A bar, है ना, कह सकते हैं. P A को भी लिख सकते हैं 1 minus P of A bar. Now from these two terms you can take P of A bar common out of it. तो अगर P of A bar हम common निकाल लें, हमें क्या बच जाएगा? P of B. 1 minus P of B is nothing but P of B bar. और यही तो प्रूव करना था. दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर. दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A बार इनटू P ऑफ B बार. यही प्रूव करना था. ठीक है. तो बेसिक कंडीशन जो इसके अंदर यूज करनी है आपको, वो ये यूज करनी है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B. दिस इज बेसिक कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको कैलकुलेट करना है, और वो हमने प्रूव करके दिखाया. ठीक है, चलो let's move on to the next question then. Question number 22. The question is we have to integrate 1 upon 1 plus x to the power 4. This is again very important type of question. और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए भी बन जाता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ना आकर भी बहुत सारी टाइप्स में पूछा जा सकता है. पहले हम इस टाइप को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. तो हाउ वी कैन प्रोसीड विद इट. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx. आप एक काम करो, सबसे पहले से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, और अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसे भी कट ही जाना है. तो वी आर लेफ्ट विद 2 ओनली. नाउ वी कैन राइट इट एज 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 dx. ठीक है, ये दो इंटेग्रल बन गए. नाउ हाउ वी कैन प्रोसीड विद इट. इसको आप एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो. 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस इसमें क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx. आई होप इतनी बात भी क्लियर है. देखो सेम ही प्रोसीजर चल रहा है दोनों का. अब आप क्या करोगे, इसमें डिनोमिनेटर में -2 और +2 करो, इसमें +2 और -2 करो. ठीक है, ध्यान से देखना हम कर क्या रहे हैं. जो भी न्यूमरेटर में पड़ा है कुछ ऐसा बनाओ नीचे कि ऊपर वाला डेरिवेटिव ये इसके साथ ही एडजस्ट हो जाए. तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, डिनोमिनेटर क्या बनेगा?
we can write it as x minus 1 by x square plus 2 and numerator will be 1 plus 1 by x square dx. ठीक है. सेकेंड इंटेग्रल में माइनस this will be x plus 1 by x whole square minus 2 and numerator will be 1 minus 1 by x square dx. ठीक है. तो अब आपके लिए बहुत इजी हो गया. अब आप क्या कर सकते हो, इस इंटेग्रल में अगर मैं x माइनस 1 बाई एक्स को कुछ मान लूँ, लेट से t मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा. देखो अगर मैंने इसको ये t माना है तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस विल बी डी टी. ठीक है. तो ऊपर वाला क्या बन गया, ये बन गया. सेम वे उसके अंदर क्या करोगे, उसमें आप कुछ और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो. लेट से उसमें मान लेता हूँ x प्लस 1 बाई एक्स को u, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी यू, है ना. तो इट विल बी डी यू 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2. अब आपको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स ऑफ t बाय रूट 2. ठीक है. बाद में आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हो. तो दिस विल बी 1 बाय 2 रूट 2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी x माइनस 1 बाई एक्स, सो इट विल बी x माइनस 1 बाई एक्स बाय रूट. क्लियर है. सेम वे ऐसे ही वहाँ पर उसका फॉर्मूला लगाकर u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो द लॉजिक इज कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार, और ये डायरेक्टली ऐसे नहीं, अब जैसे मान लो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अलग अलग स्टेटमेंट से दिए हुए हैं. जैसे ये एग्जांपल है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का. द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स. ये भी इसी टाइप का बनेगा क्वेश्चन. ठीक है. उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x, ये भी इसी टाइप का बनेगा. उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, ये भी इसी टाइप का बनेगा. उसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या माइनस 1, कुछ भी लिख लो. ये सभी इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. और इसमें ऐसा भी हो सकता है न्यूमरेटर कुछ और भी हो, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं. बेसिकली जैसे आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, सीधा सीधा कॉस की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर विल बी सीकेंड टू द पावर 4 अपॉन में tan टू द पावर 4 प्लस 1 dx, है ना. इसमें फिर सीकेंड की पावर 4 को क्या लिखोगे, सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर, और पहले वाले सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया. अब ये तुम्हें ऐसा बनता हुआ दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ 10x को t मानूंगा तो सीकेंड स्क्वायर x dx dt बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी की पावर 4, वो कुछ ऐसा ही बन जाएगा, फिर ऊपर टी स्क्वायर से डिवाइड करके. ठीक है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. तो द पॉइंट इज कि इस टाइप के ऊपर बेस क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको ये टाइप अपने दिमाग में रखनी है कि इस टाइप के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. ठीक है. और एग्जामिनर बहुत बार इसको घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है. Let's move on to the next question. This question is from your application of derivative topic, maxima and minima. Again an important question. Prove that volume of largest cone that can be inscribed on a sphere. ये एक sphere है और largest cone जो इसके बीच में inscribed किया जा सकता है. So this is the cone inscribed in sphere. ठीक है. ऑफ रेडियस आर, रेडियस आपको आर स्फीयर का गिवन है. सो लेट्स से दिस इज द सेंटर ओ, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, so this is angle theta. ठीक है. now let's name them. this is a, this is b, this is c. तो मैं काम करता हूँ, पहले हाइट ऑफ कोन निकाल लें. व्हाट विल बी हाइट ऑफ कोन. देखो जो ये इस ट्राइंगल में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो जो ओ बी पार्ट है दिस विल बी आर साइन थीटा.
और ये ए बी पार्ट जो है ये आ जाएगा आर कॉस थीटा। ये आपको निकाल के दिखाना है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, बट हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक लगाकर वी कैन से ओ बी विल बी आर साइन थीटा एंड ए बी विल बी आर कॉस थीटा, है ना। आई होप ये काम तो कर लोगे आप। अब हाइट ऑफ कोन क्या होगी? दिस ओ सी पार्ट इज रेडियस, दिस इज आर प्लस आर साइन थीटा, एंड what will be the radius of cone? So the radius of cone will be r cos theta. हमें क्या करना है? We have to prove that the volume of largest cone. तो volume of cone क्या होता है? 1/3 pi r square, that means r cos theta का square into h. h will be r plus r sin theta. You can take r common out from this bracket और r square इसमें से, तो ये बचेगा पाई आर क्यूब बाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम वी। ओके, अब वी वॉल्यूम आ गया आपके पास, और वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो अगर मैक्सिमाइज करना है इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर आपको गिवन था। तो विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू हैव टू कीप दिस पाई आर क्यूब बाई 3 एज इट इज एंड देन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा, सो इट विल बी कॉस क्यूब थीटा प्लस देन 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। एंड वी नो दैट फॉर मैक्सिमा मिनिमा व्हाट इज द कंडीशन? Condition is that this derivative, this should be equal to 0. ये तो कांस्टेंट है, 0 के पास चला गया। फ्रॉम दिस यू कैन टेक cos कॉमन आउट ऑफ इट, कैंसिल करो, तो cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? इट विल बी 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इस cos स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसे इधर ले जाओ, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लो, तो 3 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, है ना। तो 3 साइन थीटा तो आपके पास फैक्टर बन जाएंगे साइन थीटा प्लस 1 एंड 3 साइन थीटा माइनस 1। So we can say from here we are getting value of sin theta as, यहाँ पर लिख देते हैं sin theta की वैल्यू क्या आ जाएगी? You are getting 1/3 और -1। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर डाला हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हो उसमें मैंने आपको क्या वैल्यू निकाल के दिखाई थी थीटा की? तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें tan थीटा हमारा 1/√2 आया था। तो याद रखना, कभी भी स्फीयर के अंदर सिलेंडर डालेंगे तो उसमें tan थीटा 1/√2 आता है, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। और अगर आप स्फीयर के अंदर कोण डालोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1/3। ये -1 पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसे इग्नोर कर दो। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में, और एक ट्राइंगल का एंगल तो 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता ना। तो वी कैन से साइन थीटा इज 1/3। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/3 अगर मैं यहाँ डालूँ तो r प्लस r/3, हाइट विल बी 4r/3, और ये साइन थीटा 1/3 आया, तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? इट विल बी 2√2/3, तो ये आ जाएगा 2√2/3 r। तो हमने हाइट ऑफ कोन भी कैलकुलेट कर ली है, हमने रेडियस ऑफ कोन भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर, r इज दिस, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8/9 of r square into h is this 4r/3। तो आप एक काम करो, ये 8/27 में बाहर लिख लेता हूँ, और अंदर बच गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर। यही प्रूव करना है मुझे कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है दैट इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और हमें ये दिखाना है कि ये मैक्सिमाइज है, मैक्सिमम है, मिनिमम। तो उसके लिए क्या निकालेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
देखो मैं नेक्स्ट पेज पे इसलिए स्विच नहीं कर रहा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आपके पास रहे, सामने आपको दिखता रहे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है डी टू वी बाई डी थीटा स्क्वायर, वो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव, है ना। तो वो नेगेटिव आएगा तभी हम कह सकते हैं कि दिस इज मैक्सिमम। और वो नेगेटिव कैसे आएगा, ये आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, एक और बार प्रोडक्ट रूल लगाओ, कॉस और साइन की वैल्यू डालो, यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितने भी ऐसे वॉल्यूम वाले सिलेंडर कोन 3D फिगर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर स्फीयर के अंदर सिलेंडर डला है तो tan थीटा की वैल्यू आ रही थी 1/√2, स्फीयर के अंदर कोन डला है तो sin थीटा की वैल्यू आ रही थी 1/3। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने डायरेक्टली रट्टा मार के पेपर में लिख देना है, बट हाँ जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो आपको पता है कि sin थीटा 1/3 आ गया, तो क्वेश्चन तो मेरा सही जा रहा है ना। और इसके ऊपर बेस ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि शो दैट हाइट ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4r/3। तो 4r/3 आ रही थी, हाइट ऑफ कोन 4r/3 आ रही। आपसे ये प्रूव करने को कहा जा सकता है शो दैट रेडियस ऑफ कोन इज 2√2/3r, वो भी आप कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी कंडीशंस है नहीं, आप एक स्फीयर के अंदर कोन डाल सकते हो, सिलेंडर डाल सकते हो। एक सिनेरियो और दे रखा है जिसमें हम कोन के अंदर सिलेंडर डाल देते हैं, तो 2-3 ही और एक्स्ट्रा फिगर्स हैं जो बन पाएंगी। तो वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दिस। ठीक है, चलो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। चलो now the next question is from your matrices topic. A and B are two matrices such that the product AB and BA exist. ये A और B आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और इस हिसाब से मैट्रिक्स बनाई गई है कि AB और BA ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर आप ये कह दो देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड। ठीक है, so what you have to do, you have to write a condition on the order of matrices A and B for the above statement to be true। और ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैट्रिसेस में बहुत बार देखे गए हैं। देखो एक सिंपल सी बात ये है कि जो चैप्टर जितना इजी होता है उसमें से उतना ट्रिकी क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं आपको एग्जाम में, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हर स्टूडेंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो छोड़कर नहीं आएगा, तो इसलिए उसमें ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है। अब आप सोचो ए बी और बी ए ये दोनों प्रोडक्ट डिफाइंड कब हो सकते हैं। एक कंडीशन मैं बताता हूँ, दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला केस तो ये बन सकता है कि इफ ए एंड बी दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, है ना। मतलब क्या हुआ इसका, मान लो ए एक 3x3 की मैट्रिक्स है, बी भी एक 3x3 की मैट्रिक्स है, तो क्या मैं ए बी कैलकुलेट कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। और आंसर क्या मिलेगा, 3x3 का, है ना। और दूसरा केस अगर मैं बी ए निकालना चाहूँ, बी मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, ए 3x3 की मैट्रिक्स है, क्या अब ये प्रोडक्ट डिफाइंड है, एग्जैक्टली डिफाइंड है। और आंसर क्या आएगा, सी मैट्रिक्स आ जाएगी 3x3 की, या इसे आप डी कह लो, सी अगर मैंने इनका प्रोडक्ट किया तो ये डी कह लो। ठीक है, मतलब ये है कि ए और बी, और ऐसा जरूरी नहीं है कि 3x3, ये 2x2 भी हो सकती है, बट अगर ए 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो बी भी 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब ये है कि ए और बी अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हो जाएं और दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हम ए बी और बी ए दोनों को डिफाइंड कह सकते हैं, दोनों कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यही करना है इसमें। ऐसा नहीं कहा उसने कि ए बी और बी ए इक्वल आने चाहिए, उसने कहा है कि ए बी ए और बी ए दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। और एग्जिस्ट मतलब वो प्रोडक्ट डिफाइंड हो, तो वो दोनों डिफाइंड कब होंगे, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये पहला सिनेरियो है। चलो दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस कि क्या ये ज़रूरी है कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस ही हो। चलो मैं ऐसा कह देता हूँ कि अगर मैं ए एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में, दिस इज केस 2, मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ m/n ऑर्डर का, तो बी का ऑर्डर अगर मैं n/m ले लूँ, अब देखो क्या ए बी डिफाइंड है, एग्जैक्टली डिफाइंड है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स जैसे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये प्रोडक्ट डिफाइंड है और इनका जो भी आंसर आएगा
उसका ऑर्डर क्या रहेगा, m/m, है ना। अच्छा ये देखें, इसमें b और a का प्रोडक्ट डिफाइंड है। b का ऑर्डर मैंने क्या माना हुआ है, n/m। a का ऑर्डर क्या था, m/n। अभी भी प्रोडक्ट डिफाइंड है क्योंकि m सेम है, और जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बन रही है d, इस केस में उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n/n। मेरी बात समझ आ रही है। अब अगर आप मान लो, अगर मैं ये कह देता कि a का ऑर्डर मैं m/n ले लेता और b का ऑर्डर n/p ले लेता, तो ये ए बी का प्रोडक्ट तो निकाल लेते, बट जब बी ए निकालने लगते तो बी में n/p और ए का m/n, ये प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल आ जाता। तो दैट मीन्स रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के केस में ए बी और बी ए का प्रोडक्ट डिफाइंड कब होगा, अगर ए मान लो मैं आपको कह दूं 2/3 की मैट्रिक्स है तो बी 3/2 होना चाहिए, ये 4/5 की मैट्रिक्स है तो ये 5/4 होना चाहिए, ये 6/9 की मैट्रिक्स है तो ये 9/6 होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो ये दो सिनेरियोज बन रहे हैं जिस केस में ए बी और बी ए दोनों मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो हमें यही थोड़ा सा खेल रहा है एग्जामिनर आपके साथ, और कुछ नहीं है, वो आपको देखना चाहता है कि आपकी जो नॉलेज है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की, कि कब का मैट्रिसेस का प्रोडक्ट डिफाइंड है, इसमें आप कितना नॉलेज लेकर बैठे हो, ठीक है ना। तो ये दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। पहला केस, अगर तो वो दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हों, बट मेक श्योर कि वो दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, तो अगर ए का ऑर्डर m/n है तो बी का ऑर्डर n/m होना चाहिए। अगर वो n/m के n/p होगा तो एक प्रोडक्ट ए बी तो डिफाइंड हो जाएगा बट बी ए नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। Again, this question is from your matrix and determinant, not matrix determinant, maximum minimum topic. A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square. तो ये बहुत important question है और बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में आपने देखा भी होगा। एक स्क्वायर पीस है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर। आपको ये कहा है कि इसके हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दिया, ठीक है, और ये जो बाकी फ्लैप्स बच गए हैं इन्हें फोल्ड करके एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। So what should be the side of square to be cut off so that the volume of box is as large as possible और maximum possible volume आना चाहिए। तो let us assume ये जो स्क्वायर कट किया जा रहा है ये x साइड का है, ठीक है, ये x साइड का स्क्वायर कट कर लिया और इसको बाहर निकाल कर जो बाकी फ्लैप्स हैं फोल्ड कर दिया। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बॉक्स। देखो टोटल 18 था, x इधर से घटा x इधर से घटा, तो लेंथ ऑफ बॉक्स विल बी 18 माइनस 2x। what will be breadth of box, that will again be 18 minus 2x। height रहेगी, what will be the height of box। अब आप देखो ये जब हम फ्लैप फोल्ड करेंगे तो कितनी हाइट तक आएगा, x हाइट तक आएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, so that will be this into this into this, so it will be x into 18 minus 2x whole square। ये हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम, बट हमें वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो चलो मैक्सिमाइज करते हैं, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। so what will be the value of dv by dx। प्रोडक्ट रूल लगाएं, x एज इट इज, का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2 प्लस then 18 minus 2x whole square as it is, derivative of x will be 1। You can take 18 minus 2x common out of it, we are left with minus 4x and then 18 minus 2x, that comes out to be 18 minus 2x into 18 minus 6x, ठीक है। देखो एक बहुत अच्छा तरीका होता है आपको कैलकुलेशंस को ईजियर बनाकर रखना है। ऐसा मत करो कि यहीं पर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, फॉर्मूले खोल लूँ,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, और ठीक है ना, तुम ये भी देखो कैलकुलेशन इजी कैसे बन सकती है, आपका पेपर नीट एंड क्लीन कैसे लग सकता है अगर आप खामखा कैलकुलेशन को उलझाते जा रहे हो, कहीं फॉर्मूले खोल रहे हो, फिर फॉर्मूले बना रहे हो, फिर फैक्टर बना रहे हो। ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, तभी तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, डेरिवेटिव ये आ गया, और मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन दैट दिस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अगर इसे 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो 9 आएगी और एक 3 आएगी। अब ये 9 तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा 9 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यार 18 का तो डब्बा था, 18 की शीट थी, तुमने 9 इधर से काट दिया तो 9 इधर से काट दिया, तो डब्बा किसका बनाओगे, बॉक्स तो बन ही नहीं पाएगा, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दैट मीन जो लेंथ कट की जा सकती है दैट कैन बी 3 ओनली, सो यू हैव टू फाइंड व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर। तो वी कैन से साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ दैट शुड बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और आपको प्रूफ कर, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, आपको प्रूफ करना है कि ये मैक्सिमम है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, निकाल के देख लो कितना आएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का निकाला था, ये निकाला था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, इसको रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव -6 प्लस फिर 18 माइनस 6x को रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव -2, और आप ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो किस वैल्यू पे, एट x इक्वल टू 3, तो कितना आएगा, x को 3 पुट करेंगे, जैसे इसमें ये ब्रैकेट पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो वी आर गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू, प्लस अगेन जब हम 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो ज़ीरो ही हो जाएगी, तो नेगेटिव प्लस ज़ीरो वी आर गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स हमने ये वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर दिया। क्लियर है, हमने ये भी प्रूव करके दिखाया कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो इसमें और बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। इस केस में चलो मान लिया आपके पास स्क्वायर शीट की बनती, ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगुलर होता, तो रेक्टेंगुलर अगर लेट से ये 20 और ये 18 हो जाता, तो 20 माइनस 2x, 18 माइनस 2x एंड देन x, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो फॉर्मूला लग जाता, बस होल स्क्वायर ना बनता, उसमें आपको फिर फॉर्मूला खोलकर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता। बात एक ही है, इसमें स्क्वायर शीट है, उसमें रेक्टेंगुलर शीट है, करना वैसे ही है। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ रही है सबको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेल्युएट द इंटेग्रल, डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जो आपका प्रिपरेशन मोड होता है और जो रिवीजन मोड होता है, उन दोनों में फ़र्क है। जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पूरा साल जो पढ़ाई की है उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिवीजन के वो मिस ना हो जाए। एक क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो जुड़ते हुए क्वेश्चन है वो मैं इसीलिए ले रहा हूँ, ताकि इस क्वेश्चन के साथ मिलते जुलते और क्वेश्चन है वो भी साथ के साथ रिवाइज होते रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, द क्वेश्चन इज 1 to 4 यू हैव टू इंटीग्रेट दीज 3 मॉडुलस फंक्शंस। तो आपको 1 से लेके 4 तक मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब आप देखो आप करोगे क्या, आप इसको ना तोड़ दो अलग अलग पार्ट्स में, 1 से लेकर 2 तक तोड़ते हैं पहले। मुझे एक बात बताओ, जब मैं 1 से लेकर 2 तक का इंटरवल ले रहा हूँ, क्या उसमें मॉड ऑफ x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल के देखो, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो दिस विल बी x माइनस 1। ये नेगेटिव आएगा, लेट से मैं 1.5 लेता हूँ, देखो ये नेगेटिव आ रहा है, तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल ऑल्सो बी अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। उसके बाद आप 2 से लेकर 3 तक स्प्लिट करो इसे, 2 से 3 में पहली ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरी भी पॉजिटिव और तीसरी नेगेटिव, एंड द लास्ट इंटेग्रल इज फ्रॉम 3 to 4, पहली ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरी पॉजिटिव और तीसरी भी पॉजिटिव, तो वी आर गेटिंग 3 इंटेग्रल्स। सिंप्लीफाई कर लो, 1 से लेकर 2 तक क्या बन रहा है,
ये x कटेगा, -1 +2 +3 5 है ना, 5 - 1 4 -x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, ये क्या बनेगा, एक एक्सेस में भी कट ही रहा है, तो x -1 -2 -3 +3, बस x dx ही बचा। और इस केस में 3 to 4, x तो कोई भी नहीं कटेगा, तो इट विल बी 3x -1 -2 -3 -6 dx, है ना, सिंपल है। और अब इसे सॉल्व कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, 4x - x² 2, 1 से 2 तक, प्लस x² 2, 2 से 3 तक, प्लस दिस विल बी 3x² 2 -6x 3 से 4 तक। बस आपको अब सॉल्व करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट योर आंसर। तो 2 पुट करेंगे, क्या बचेगा, 8 - 4/2 -4 - 1/2 प्लस 9/2 -4/2 प्लस 4 पुट करेंगे, 16/2 इज 8, 8 3 24 -24 माइनस 3 पुट करेंगे तो 27/2 -18। ओके, नाउ यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस, सॉल्व कर लो कितना बच रहा है, यू विल गेट योर आंसर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो कई बुक्स में या कई जगहों पर हो सकता है आपको सोर्सेज पे ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों को अलग अलग करके, है ना। अब कई स्टूडेंट कह देते हैं सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, 1/1 से लेके 4 तक mod x - 1 प्लस 1 से 4 तक। भाई तुम्हारी श्रद्धा है, तुम ऐसे करना चाहते हो कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेंथी पड़ेगा, है ना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसीजर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसमें इसको स्प्लिट करोगे 2 पार्ट्स में, इसे करोगे 2, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। बेटर ये है कि आप एक ही इंटेग्रल में बना के चलो, कैलकुलेशन ईजी रहेंगी आपके लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसीजर वो भी गलत नहीं है, आंसर सही आएगा, बट बेटर ये है कि जब इजी वे आउट आपको मिल रहा है तो वैसे ही करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, tan ऑफ 1/2 cos इनवर्स 5/7। देखो एक चीज आप पहले थोड़ी समझो कि cos इनवर्स x आपको ये पता है क्या होता है, एनी cos इनवर्स x दिस रिप्रेजेंट्स एन एंगल, ये तो एंगल है ना। cos इनवर्स 1/2 इसका मतलब ये एक एंगल है, साइन इनवर्स 1 ये भी एक एंगल है, tan इनवर्स 1 एंगल है, tan इनवर्स √3 एंगल है। ये सारी इनवर्स फंक्शन जो आप कैलकुलेट करें दे ऑल रिप्रेजेंट्स एन एंगल। ये बेसिकली वो एंगल होता है जहाँ पर cos की वैल्यू 1/2 बने, वो एंगल जहाँ पे साइन 1/1 बन जाए, है ना। तो ये एक एंगल है, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें वैल्यू निकालनी है tan ऑफ 1/2 cos इनवर्स 5 में। मैं मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, ये जो भी एंगल है 1/2 cos इनवर्स 5/7 ये एक एंगल है, और मैंने मान लिया ये थीटा एंगल है। तो यहाँ से cos इनवर्स 5/7 क्या होगा, दिस विल बी 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/7। मैंने इतने एंगल को थीटा मान लिया, तो बेसिकली मैं ये कह दूं कि मुझे tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकाल लूँ तो बात बन जाएगी, है ना। ये तो करना है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब cos 2 थीटा 5/7 है, cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, आप सबको पता है, 5/7 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 - 7 tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से बनेगा 12 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/6, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू ±1/√6। tan थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास
प्लस माइनस 1/√6। तो दो वैल्यू आ गई हैं tan थीटा की, एक tan थीटा आ रहा है 1/√6 और एक आ रहा है -1/√6। दो वैल्यूज आ गई हैं एक ही tan की, पर क्या ये समाज इन दोनों वैल्यूज को बर्दाश्त कर पाएगा, ये देखना पड़ेगा हमें। क्या ये 1/√6 और -1/√6 दोनों वैल्यूज इसके लिए पॉसिबल है या नहीं है? तो उसके लिए आप ये देखो, ये आपको पता है कि cos इनवर्स कोई भी एंगल है, cos इनवर्स 5/7 है जैसे, तो ये किसके बीच में लाई करता है? 0 से लेकर पाई के बीच में। पता है ना ये बात तो आप सबको, डोमेन रेंज किए हुए हैं आपने, है ना? तो cos इनवर्स कोई भी वैल्यू है, ये जो एंगल है ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो अगर 1/2 होगा, 1/2 ऑफ cos इनवर्स 5/7, ये किसके बीच में लाई करेगा? 0 से लेकर π/2 के बीच में। यही तो था थीटा हमारा, तो इसका मतलब थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो tan थीटा किसके बीच में लाई करेगा फिर? तो हमारा tan थीटा लाई करना है tan 0 0, tan π/2 इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है ना? तो tan थीटा ये कह रहा है कि मतलब जो tan थीटा की वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आनी चाहिए, बट ये तो इसकी औकात से बाहर हो गया। -1/√6 जो है वो तो नहीं लाई कर रहा है इसके बीच में, इसका मतलब इनको जुदा होना पड़ेगा, ये आगे की ज़िंदगी इकट्ठे नहीं बिता सकते। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो tan थीटा की 1/√6। दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है? अब काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं कि 1/√6 और -1/√6 दो वैल्यू आ रही है, ऐसा मत करना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो स्पेशली मत करना। अगर ये वैल्यूज आ रही हैं चेक कर लो कि वो सेटिस, जैसे इसमें तो इवेल्युएट करने, कई बार सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है तो एक्स की जो वैल्यूज निकलती हैं उन्हें सब्सिट्यूट करके देख लो वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को बीच में मत छोड़ देना, जो वैल्यूज निकली हैं उनको चेक करो कि वो आगे सेटिस्फाई हो भी रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n to n, डिफाइंड एज fx जो है वो या तो x + 1/2 के इक्वल है, ये लो, या तो है ये x + 1/2 के इक्वल या फिर है x/2 के इक्वल। ये तब आएगा अगर x बिलोंग कर रहा है ऑड वैल्यू, और ये तब आएगा अगर x इवन वैल्यू को बिलोंग कर रहा है। x है तो नेचुरली, ये तो हमें पता है, क्योंकि इसका बेशक डोमेन हो या कोडोमेन हो दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, आपको ये बताना है फाइंड इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। पहली बात तो ये कि बाइजेक्टिव क्या होता है, और मैंने आपको बताया कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम में, और अगर आपका टारगेट ये है कि आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, 95+ वाली ब्रैकेट में जाना है, 100 को टारगेट कर रहे हो, तो आपने पेपर में ऐसी गलतियां नहीं करनी। आप कोशिश करो कि आप टीचर को मौका ही नहीं दोगे किसी भी नंबर को काटने का, है ना? तो कैसे काट लेगा टीचर? तो बाइजेक्टिव क्या होता है पहले ही लिख दिया करो। वी नो दैट बाइजेक्टिव फंक्शन विच इज 1 1 प्लस ऑन टू। अगर एक फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, ठीक है? तो पहले हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। 1 1 के लिए आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं f(1) कैलकुलेट करूँ, बताओगे क्या आंसर आएगा? f(1), when we are calculating f(1), now x is odd, तो we will put 1 here only ना, तो f(1) आएगा 1 + 1/2, दैट मीन्स 1। ओके, अगर मैं f(2) निकालूं तो f(2), 2 एक इवन वैल्यू है, यहाँ पुट करेंगे, योर आंसर कम्स आउट टू बी 2/2 1। अब आप ये बताओ f(1) और f(2) दोनों सेम आ रहे हैं, बट 1 और 2 तो सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन दिस इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और 1 1 को हम प्यार से इंजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है? तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है या फिर ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। अब अगर फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो आगे ऑन टू चेक करने की जरूरत ही क्या है? हमें तो ये बताना था कि बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव फंक्शन तब होता है अगर वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, बट ये फंक्शन तो 1 1 ही नहीं बना, तो मुझे आगे ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ कि देयरफॉर फंक्शन f(x) इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन।
आंसर निकल गया हमारा। बट चलो अगर मान लो मैं तुमसे फिर भी पूछ लूँ कि ये 1 1 नहीं है, मुझे बता दिया, मैंने चेक भी कर लिया, अब मुझे ये बता सकते हो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ये फंक्शन ऑन टू है? 1 1 तो नहीं है, इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ी, हम प्रूफ कर चुके हैं, बट फिर भी चेक करके देख लेते हैं। हाँ ये फंक्शन ऑन टू बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है फंक्शन ऑन टू। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर तुम कोई भी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट 2x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना? अगर तुम कोई भी नेचुरल नंबर लो उसका डबल क्या होता है? वो भी तो एक नेचुरल नंबर ही होता है। तो अगर इसका डबल एक नेचुरल नंबर है और वो एक इवन आएगा, तो f ऑफ 2x मुझे बता दो कि क्या आएगा? f ऑफ 2x विल बी x। इसका मतलब हर नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना? मतलब हर इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर हर इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू है। या फिर ये कह लो कि यहाँ इसकी जो रेंज आ रही है वो पूरे कोडोमेन के इक्वल आ रही है। रेंज क्या आ रही है? रेंज नेचुरल नंबर आ रही है। और अगर किसी फंक्शन में रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। प्यार से हम ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोल देते हैं। ये फंक्शन हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 प्लस ऑन टू, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं था तो मैंने आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने वैसे तुम्हें बता दिया कि इन केस अगर आपको इसी क्वेश्चन में ऑन टू पूछा जाए तो ये फंक्शन ऑन टू है, बट 1 1 नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको इससे रिलेटेड, पर इससे पहले कुछ 2 3 चीज़ें मुझे आपको समझानी पड़ेंगी। समझ लो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, काम तो आएंगी। आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर एक फंक्शन, मान लो मैं आपको ये कह दूं ये एक फंक्शन, ये एक ग्राफ है, 2 ग्राफ दे देते हैं, ठीक है? वन ग्राफ इज लाइक दिस, एक ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है। इन दोनों में से एक फंक्शन का ग्राफ है, मतलब तुम्हें ये दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, इनमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन का है, ए या बी? तो अगर आपको ये चेक करना हो कि इनमें से कौन सा फंक्शन का ग्राफ है तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये वर्टिकल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर लो इसमें, वो इस ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रही है। बट अगर आप इसमें करो वर्टिकल लाइन, ये देखो एक वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को 1 2 3 4 बहुत सारी जगहों पे कट कर रही है। तो दैट मीन्स जो बी है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये फंक्शन का ग्राफ है। ये बात समझ आ गई? तो जो ग्राफ ए है दैट रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, बट ग्राफ बी डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कहते हैं कि आप एक वर्टिकल लाइन बना के देख लो, अगर वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है उसका मतलब बेसिकली ये हुआ ना कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू आ रही है, एक एलिमेंट की एक इमेज है। यहाँ पर एक्स की एक वैल्यू के कितनी सारी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना? तो एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस अगर आ रही हैं तो वो फिर फंक्शन तो होगा नहीं, ये फंक्शन की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, दिस इज ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। चलो एक बात तो ये होगी, ये आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारी असर्शन रीजनिंग में, एमसीक्यूज में, केस स्टडीज़ में ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। कहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे फिट हो जाएगी वो हमें नहीं पता, ज्ञान इनफाइनाइट है, ठीक है? ओके, ये एक बात बताइए, एक और चीज़ देखो, अगर मैं आपको ये कह दूं ये जो ग्राफ था ये एक फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, अभी हमने चेक किया कि ये ग्राफ एक फंक्शन का है, ये फंक्शन का ग्राफ तो है, बट ये 1 1 फंक्शन का है या नहीं उसके लिए ना आप हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से ज़्यादा जगहों पे कट कर रही है, तो दिस इज नॉट 1 1, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसलिए चेक किया जाता है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक फंक्शन का ग्राफ तो है, मुझे मैंने चेक कर चुका हूँ, बट ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। सो टू चेक इंजेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन, या फिर ये कह लो कि अगर आपको ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, उसके लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है। आगे बात समझिए भी, ओके।
एक और चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इसके ऊपर बेस काफ़ी सारी मुसीबतें तुम्हारी बहुत आसानी से हल होंगी, तो ये पता होनी चाहिए। अब मान लो अगर मैं आपको ये कहता हूँ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा ना ग्राफ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता ही जा रहा है, नीचे तो नहीं आएगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि दिक्कत तो तब होती अगर ये फंक्शन ऊपर जाकर नीचे भी आता है ना, तो मैं कह देता कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, यहाँ भी कटोरी यहाँ भी, अब ये 1 1 नहीं बन रहा। बट अगर ये फंक्शन इंक्रीज ही होता जा रहा है या फिर ये फंक्शन डिक्रीज ही होता जा रहा है, सिर्फ डिक्रीज ही हो रहा है, अब ऊपर तो आएगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी बना लो एक ही जगह कट करेगी। तो बेसिकली वी कैन से दैट इफ अ फंक्शन इज मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक का मतलब या तो हमेशा बढ़ता रहे या हमेशा कम होता रहे। तो अगर एक फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन हमेशा 1 1 रहेगा। ये बात समझ आ गई? तो इफ अ फंक्शन इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन दैट फंक्शन इज ऑलवेज अ 1 1 फंक्शन। अब तुम्हें काफ़ी कुछ समझ आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को जो डील करने वाले हैं वो तुम्हारे काफ़ी सारे ज्ञान चक्षु खोल देगा। ठीक है, ज्ञान चक्षु मीन्स आइज ऑफ नॉलेज। चलो देखते हैं। अब तुम्हें ये कहा हुआ है कि जो कोसिकेंट पाई बाय 6 है, कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। जैसे तुम्हें पता है कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट एक्स और वाई तो इक्वल नहीं है। ऐसा ही है, कोसिकेंट पाई बाय 6 कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 ये 2 के इक्वल आ रहा है, बट ये पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 तो इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये 1 1 भी नहीं होगा। ये कंडीशन होती है ना कि 1 1 होने के लिए, कि एफ एक्स और एफ वाई अगर इक्वल हैं तो एक्स और वाई इक्वल होने चाहिए, बट ये इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि हाउ कैन इट बी मेड इन्वर्टिबल, क्योंकि मुझे पता है कोसिकेंट इनवर्स एग्जिस्ट तो करता ही है ना, हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स ये सब पढ़ रहे हैं, तो ये सब एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। तो कैसे इन्वर्टिबल बनाया जा सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको कोसिकेंट का ग्राफ दिखा देता हूँ। कोसिकेंट का ग्राफ ऐसा होता है। तो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग एन आइडिया ऑफ दिस। तो ये बात समझ रहे हो, ये क्या है, -1 और यहाँ पर 1, क्योंकि इसके बीच में लाइन ही करेगा। और ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट, ये तो 0 है, दिस इज -पाई, दिस इज पाई। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो दो जगह पे कट कर रही है ना, ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा। उसके कहने का मतलब भी यही था कि पाई बाय 6 पे जब किया और 5 पाई बाय 6 पे किया तो दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन 1 1 तो है नहीं। तो इसका मतलब मुझे जो इसका डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अगर मैं एक और कलर से बना के दिखाता हूँ आपको, आई होप उससे ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप देखो इसको ऐसे बनाओ, इधर से और इधर से, ये बीच में से कटा नहीं है, पूरा बीच में से काट लो। तो आई कैन से फ्रॉम दिस टू दिस, इसके बीच में अगर आप देखो ये पूरा, ये वाला पूरा रीजन और ये वाला पूरा रीजन है ना, यहां पर तो ये फंक्शन 1 1 ही बन रहा है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ आई रिस्ट्रिक्ट दिस फ्रॉम -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट एट 0, क्योंकि 0 पर तो डिफाइंड नहीं आ रहा ना, ये 0 पर तो है ही नहीं, टच नहीं कर रहा है, एसिम्प्टोटिक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, या फिर ऐसा किसी और ब्रांच में ले लो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि n पाई -π/2
से लेकर n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 0। यहाँ पर हम इसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं एंड हेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू z। ये बात समझ आएगी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया गुरु मंत्र दे रहा हूँ, मान लेना इस बात को। एग्जाम के अंदर आपका पेपर आसान आता है, बट एक या दो क्वेश्चन जरूरी ट्रिकी आएंगे। जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई कंसेप्चुअल बेस्ड या ट्रिकी क्वेश्चन एक दो तो वो देगा ही ना एग्जामिनर, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि अगर किसी बच्चे का 100 मार्क्स आ रहा है तो दैट मीन्स वो डिजर्व करता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस के आप आंसर कर पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन क्लियरली समझा पा रहे हो, तो आप डिजर्व करते हो 100 पॉइंट्स, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम को जल्दी से जल्दी खत्म करने की भी कोशिश करना, स्पीड ज़्यादा रखना, ताकि अगर ऐसे एक दो ट्रिकी क्वेश्चन मिल जाए आपको पेपर में तो उसके लिए आपके पास एंड में टाइम बचा हो। अगर आप बहुत धीरे कर रहे हो एग्ज़ाम को, बहुत स्लो स्पीड चल रही है आपकी, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा इन पे एफर्ट लगाने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैक कर लें दोबारा से, लाल रंग खतरे का रंग है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है। आपको पता है ये चार लाइंस होती हैं, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। दीज फोर आर द लाइंस। अब अगर आप इनको प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। ये तो बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये चारों लाइंस को प्लॉट करोगे, ठीक है, और इसके ये 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1, ठीक है। ये सारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। नाउ आपको ये एरिया निकालना है। तो पहली बात तो ये, यू कैन से दैट दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि अगर ये ग्राफ जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे है। ऑल्सो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। हम ये चेक कैसे करते हैं कि कोई ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है या नहीं, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है या नहीं। अगर आप किसी कर्व में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और कोई फर्क ना पड़े तो वी कैन से दैट ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अगर आप y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, कोई फर्क ना पड़े, तो दैट ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये कर्व है, ये कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। आप जरा सोच के बताओ, इस कर्व में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फर्क नहीं पड़ रहा या y को माइनस वाई से करने पे नहीं पड़ रहा। हाँ, x को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्स है, जितना y के इधर है उतना ही y के इधर है। बात समझ आ गई? तो ऐसा ही इसमें है कि आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो एंड एट द सेम टाइम y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, जितना x के ऊपर है उतना ही x के नीचे, जितना y के राइट में उतना y के लेफ्ट में। तो आप सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। और ऐसा आप तभी कर सकते हो अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस है। डायरेक्टली करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, आपको बताना तो पड़ेगा ना ये सिमेट्रिकल है। आप एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बात बन जाएगी। तो वी कैन से यूजिंग इंटीग्रेशन दैट रिक्वायर्ड एरिया दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स की लिमिट ले लो 0 से लेकर 1 तक, और इस कर्व से ये कर्व था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस एक्स डी एक्स। इट कम्स आउट टू बी x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 1 तक।
तो सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/2 क्या बचता है, 1/2। आंसर आ गया आपके पास 2 स्क्वायर यूनिट्स। बस टोटल एरिया यही आ रहा है। अब ये तो थी आम जिंदगी। अब मैं आपको बताता हूँ मेंटॉस जिंदगी। मेंटॉस जिंदगी का मतलब, अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई दिस इज इक्वल टू के, एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ये याद रख लेना कि ये हमेशा एक स्क्वायर बनेगा और ऐसा स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड होगी √2 इंटू के। तो अगर स्क्वायर की साइड ये है तो एरिया क्या हो जाएगा, 2k², दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको, बट आप सीबीएसई में या कोई बोर्ड के एग्जाम में ये यूज़ नहीं कर सकते हो। बोर्ड में तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। बट अदरवाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना जरा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई दिस इज इक्वल टू 5, क्या एरिया आएगा, आपको पता है 2 इंटू 5², 50। बन गई बात। आप एटलीस्ट वेरीफाई तो कर ही सकते हो ना। अब मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 1²। तो 2 ही आ रहा आंसर, मुझे निकालने से पहले पता था यही आएगा आंसर, है ना। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई दिस इज इक्वल टू 7। इसका आंसर फटाफट कमेंट में दे के मारो मुझे कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 7 इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख देना और कमेंट में इसका आंसर भी लिख देना। लिख देना, जो कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा, पेपर आ रहे हैं, दुआएं कमाओ। देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस with a unit vector along the sum of these two vectors this is equal to 1, we have to find value of mu। पहली बात तो ये स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है पता है सबको, स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट। आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसका, i प्लस j प्लस k का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। किसके साथ निकालना है, विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू। इनका सम क्या आएगा, 2 प्लस म्यू आई, फिर j में 4j और 2j 6j, और k में -5k प्लस 3k, इट विल बी -2k। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर तो डिवाइड कर देते हैं, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। बट आप एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, तो मैं करके दिखा रहा हूँ। आपको पहले ही दिखाना है कि सम ऑफ दोस टू, और किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ये होता है। तो इसलिए आप उसका सम करोगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, ये यूनिट वेक्टर बन गया, और इसका डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे प्लस के साथ आपको 1 के इक्वल गिवन है ना। ये आपको लिख के दिखाना है। फॉर्मूलेस तो लिखना ही है, कोई कैलकुलेशन गलती हो तो आपकी सेफ साइड तो रहेगी। अब इनका डॉट करें, आई के कंपोनेंट को आई से, तो इट विल बी 2 प्लस म्यू प्लस 6 -2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, इसको एक्सपेंड करो, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 36 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 1। ये -2 प्लस 2 काट दो, तो वी आर गेटिंग म्यू प्लस 6 दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 4 म्यू प्लस 44, है ना। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, you are getting mu square plus 36 plus 12 mu, this is equal to mu square plus 4 mu plus 44। ये कैंसिल हो गया, it comes out to be 8 mu, this is equal to 8, that means mu is 1। so this is final answer to the question। क्वेश्चंस नॉर्मली वेक्टर्स के या 3D के देखने में ही मुश्किल लगते हैं, होते तो आसान ही है, जो जो दिया हुआ है आप बस वो सॉल्व करते रहो। इट्स जस्ट कि आपको सारे रूल्स, सारी थ्योरम्स या सारे फॉर्मूलाज जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, कहाँ पे कौन सा अप्लाई होना है वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज तो कोई बड़ी डील नहीं है इसको। तो म्यू की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अच्छा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं भी आ रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि इस क्वेश्चन में ये डाउट है, हमारी टीम कोशिश करेगी आपको फटाफट उसका रिप्लाई करने का भी, ठीक है। कोई भी डाउट है वो क्लियर किया जा सकता है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर 3D, you have to find the equation of line passing through the point this
एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। तो एक सिंपल सी बात ये है, अब अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू this point x1 y1 z1 and direction ratios abc। तो लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी, z माइनस जेड वन बाई सी। अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हो आपने अपना धर्म निभा दिया है और आपको एक नंबर इस चीज़ का मिल जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, ये कितने मार्क्स का आ रहा है वो, तो उस अकॉर्डिंगली एक या आधा नंबर जो भी बनता है, जो मार्केट रेट चल रहा है इसका, तो वो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। अब आपने ये क्वेश्चन लिख दी अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग तो मैं हमें पॉइंट गिवन है 1 2 -4, डायरेक्शन मैं मान लेता हूँ लाइन की ए बी सी है, तो इक्वेशन बनेगी x माइनस वन बाई ए, वाई माइनस टू बाई बी, जेड माइनस सी बाय जेड प्लस फोर बाय सी। नाउ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू x माइनस एट बाई थ्री, वाई प्लस 19 बाय माइनस 16 और z माइनस 10 बाय 7। ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दिस इज इक्वल टू 0। सेम वे ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दिस इज इक्वल टू 0। सो वी आर गेटिंग टू इक्वेशंस आउट ऑफ इट, ठीक है। आप यहाँ से ए बी और सी को सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट आइडिया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हो, ए अपॉन ए को छोड़ दो, क्या बनेगा 80 माइनस 42, नॉट 42 56, ठीक है 80 माइनस 56। फिर b अपॉन, अब b को हटाओ और ऑर्डर उल्टा कर देना, इंस्टेड ऑफ दिस यू विल राइट 21 माइनस minus 15, that will be plus 15, c upon 24 minus minus 48, ठीक है। तो ये क्या आएगा a अपॉन 24, b अपॉन 36, c अपॉन 72, 12 के टेबल पे कट रहे हैं, है ना। तो वी आर गेटिंग a बाय 2 इज इक्वल टू b बाय 3 इज इक्वल टू c बाय 6। तो आप ये कह सकते हो कि इक्वेशन क्या आएगी लाइन की, x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू z प्लस फोर बाय 6। दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। कंडीशन क्या है, बस वही है कि आपको दो लाइनें परपेंडिकुलर दे रखी हैं, तो आपने कंडीशन लगानी है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल, और दो लाइनें पैरेलल हैं तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, वही लगाया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, इसे देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, क्लियर है। तो वी कैन से क्या बनेगा ये, अच्छा
अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये डिनोमिनेटर को मैं लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो न्यूमरेटर है उसे मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखूँ या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो, कायदे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अगर दे रखा है, लिख तो मैं इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी सकता हूँ और बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना। पर यहाँ पर मेरा मतलब बदल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो मैं यहाँ पर इसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखूँ या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फर्क नहीं पड़ा, बीच में प्लस ही था, बता सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। पता है ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि हमें कहा हुआ है कि x लाई कर रहा है 0 से पाई बाय 4 के बीच में। तुम सोच के देखो, 0 से पाई बाय 4 के बीच में cos x और sin x में से बड़ा कौन सा होता है? cos x होता है। तो cos x इज ग्रेटर देन sin x, दैट मीन ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अंडर रूट करते थे वो तो बात ही नहीं बनेगी। तो वी कैन से दैट दिस विल बी cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? y की वैल्यू आ गई है, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये बच गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 1 को 10 पाई बाय 4, बुरा तो नहीं बना, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, ये भी ठीक है। तो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 10 a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ये। तो अगर ये बन रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट ही तो करना है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैंने 10 का डेरिवेटिव तो कर दिया, अब एंगल का भी तो करना चाहिए, तो साथ में -1 पाई बाय 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये भी आएगा। इसको उठाकर इधर ले आओ, तो वी कैन से दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 0। अब ये कह सकते हैं कि ये सही है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो लगे रहना है, क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है, प्रूव करने वालों को तो बात ही बहुत अच्छी है, हमें पहले ही पता क्या प्रूव करना है, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा लोगे, बन जाएगी बात, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1/2। अच्छा, ये फंक्शन गिवन है आपको, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। ओके, एक तरीका तो ये है कि पहले आप इसे चेक कर लो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं एट x इक्वल टू 1/2, ठीक है। और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा तो मैं कह दूंगा डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है ना तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इट मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस, बट अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो फिर तो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। तो मैं क्वांटिटी चेक कर लेता हूँ 1/2 पे। तो क्वांटिटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस ऑफ 2x माइनस 1, वो कितना आ रहा है? 2 इंटू 1/2 माइनस h, तो 0 बनेगा। राइट हैंड लिमिट निकालूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 प्लस, इस पर निकालेंगे 3 माइनस 6x, 1/2 प्लस h पुट करें, ये भी 0 आएगा। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ रही है, तो इसका मतलब, और अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूँ 2 पर 1/2 पर, वो भी 0 आ रही है, तो f ऑफ 1/2 ये भी 0 आ रही है। अगर ये तीनों ही सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 1/2 पे। आगे बात समझ? बट एक बात, अगर ये कॉन्टिन्यूस ना होता तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है 1/2 पे और डिफरेंशिएबल नहीं है 1/2 पे। बट अभी कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। एफ डैश एक्स कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2
व्हेन एक्स इज लेस देन 1/2। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -6 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब आप चेक करो इसकी क्वांटिटी 1/2 से कम पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 2 आएगी। तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है बेसिकली। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1/2 इज -6। तो इक्वल नहीं आ रहे, दैट मीन दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल एट 1/2, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आ रहे। एक तरीका है, एक आप वो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाना चाहते हो, लिमिट h approaches to 0 minus f of 1/2 minus h minus f of 1/2 अपॉन माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ऐसे राइट हैंड आप निकाल के देखो, आंसर तो यही आएगा, उससे भी 2 और -6 ही आएगा। इट्स अप टू यू। -6 राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा और वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1/2, कॉन्टिन्यूस था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस आपको आते हैं, एक्सरसाइज आती हैं, बट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा और सबसे मेजर कंसर्न यही रहता है स्टूडेंट्स का कि क्वेश्चन देखते ये फिगर आउट करना कि ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, ये होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या वेरिएबल सेपरेबल है। तो एक आपको और गुरु मंत्र देता हूँ, कभी भी आपको y/x या x/y टाइप के फंक्शंस दिख रहे हैं, बेशक वो एंगल में है, पावर में है, तो एक समझ जाना कि वो होमोजीनियस टाइप चल रही है, होमोजीनियस टाइप है, x/y या y/x। तो अगर यहाँ पर x/y है तो आपको करना क्या, आप dx/dy की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 + e⁻ x/y इंटू dx, दिस इज इक्वल टू x/y -1। तो वी कैन से दैट dx/dy दिस इज इक्वल टू, यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप पुट करोगे x को vy, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y dx/dy क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, v + y इंटू dv/dy। just substitute it here, you will get v + y into dv/dy, this is equal to x की वैल्यू vy डालेंगे तो we are left with v - 1 e⁻v अपॉन 1 + e⁻v। तो y dv/dy कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करो, vev माइनस ev, और इस v को भी उठाकर इधर ले आओ, -v, एलसीएम लो, डिवाइडेड बाय 1 + ev, ये तो कट रहा है इससे। अब वेरिएबल सेपरेबल टाइप बन रही है, v वाली टर्म एक साइड कर लो, तो वी आर लेफ्ट विद 1 + ev अपॉन v + ev dv, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ dy/y, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, हमें दिख रहा है ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो अगर इसे मैं t मानूंगा ऊपर dt बन जाएगा, तो log बनेगा। तो वी कैन से log ऑफ v + ev दिस इज इक्वल टू माइनस log y प्लस log c, लिख लो कांस्टेंट, तो इधर ले आओ, तो log ऑफ v की वैल्यू कितनी है, v इज x अपॉन y, log ऑफ x/y प्लस e⁻ x/y, ये इधर आएगा तो प्लस वाला मल्टीप्लाई में चेंज होगा इनटू y, दिस इज इक्वल टू log c, दोनों साइड से log काट दो, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स इट। ओनली कंसर्न इज टू फिगर आउट कि इक्वेशन जो गिवन है वो कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप ये बात समझ आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर दे आर यूनिट वेक्टर्स, ओके, एंड a डॉट b दिस इज इक्वल टू a डॉट c, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेटमेंट से तुम्हें जीवन का क्या सत्य पता चल रहा है, a डॉट b और a डॉट c
दोनों इक्वल हैं और दोनों जीरो के इक्वल हैं। मुझे एक बात बताओ, ए डॉट भी जीरो कब होता है? मैं ऐसा कह दूं जब ए और बी परपेंडिकुलर है। और ए डॉट सी जीरो कब होता है? जब ए और सी परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स ए और बी भी परपेंडिकुलर है और ए और सी भी परपेंडिकुलर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए एक ऐसा वेक्टर है जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके, एक और बात बताओ मुझे, कंक्लूड करनी होती हैं चीज़ें एग्जाम में, ये समझ लिया करो। अगर तुम्हें एक बी वेक्टर दिया हुआ है, एक सी वेक्टर दिया हुआ है, और मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वो कैसे निकालते हैं? वी कैन से वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। पता है बात? जो बी क्रॉस सी है वो एक ऐसा वेक्टर आता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दोनों का डॉट करेंगे तो वो तो वेक्टर आता ही नहीं है। अगर बी क्रॉस सी करूंगा तो एक वेक्टर आता है और वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो दैट मीन्स ए वेक्टर हमारे पास ऐसा ही वेक्टर है जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इफ़ आई नीड टू कैलकुलेट ए वेक्टर तो वो होगा बी क्रॉस सी। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी गिवन है कि ए वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी विल बी क्या होगा? बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये बात समझ आ गई? ए वेक्टर जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर है तो बी क्रॉस सी हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी गिवन है ए वेक्टर द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी दैट विल बी गिवन बाय बी क्रॉस सी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, बी क्रॉस सी को ऐसे रहने देते हैं, कोई टेंशन ना लो इसकी। ये क्या हो जाएगा? वी कैन राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ एंगल कितना गिवन है? पाई बाय 6। बी और सी के बीच में यहाँ प्लस माइनस लिख लो। ओके, अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये 1 है, ये 1 है, तो ये प्लस माइनस 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा। तो वी कैन से दैट ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ऑफ बी क्रॉस सी। यही तो प्रूफ करना था मुझे। तो देखो, आपको कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट देखी आ जाती है, मतलब ऐसी स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिल रही है जो आपको लग रहा है मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, किया नहीं है, हाँ, बट ये आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि वेक्टर्स का है कंडीशन, ये डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन लगी हुई है। तो आपको करना यही है कि यहाँ से जितने रिजल्ट्स हो सकते हैं, जितनी पॉसिबल थ्योरम्स जो आपसे यहाँ से डिराइव कर सकते हो, वो आप अलग से लिख लो कि ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, तो मतलब ए दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर उनके क्रॉस से निकलता है। उससे आप कुछ ना कुछ डिराइव कर ही लोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So this question is from your probability topic once again. A bag contains 2n plus 1 coins. It is known that n of these coins have a head on both of its sides, whereas the rest of coins are fair. Total coins 2n plus 1 है. We can say that n coins, they are not fair coins, or you can say they are biased coins, and remaining n plus 1 वो fair coins है। ठीक है, हमें probability निकालनी है, probability of getting if the probability of head। अब हेड कैसे आ सकता है? या तो तुम नॉट फेयर कॉइन निकालो और उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी, या फिर फेयर कॉइन निकालो और उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, नॉट फेयर कॉइन कितने हैं? n आउट ऑफ 2n plus 1, है ना? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी 1/2 in this, प्लस पेयर कॉइन्स कितने हैं? n plus 1 अपॉन 2n plus 1 इंटू ये वाली जो नॉट फेयर कॉइन्स है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और उसकी, क्योंकि इसमें दोनों साइड ही हेड है ना, तो 1 ही आएगा, इसकी 1/2 आएगी। यू कैन टेक 1/2n plus 1 कॉमन आउट ऑफ दिस, वी आर लेफ्ट विद n plus 1/2। कितना बन जाएगा ये? 3n plus 1 अपॉन 2 इंटू 2n plus 1।
और ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 31/42. वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 31/42. कैंसल आउट करो. If I cross multiply, it will be 62n plus 31. This is equal to 63n plus 21. ठीक है. That means n is equal to 10. तो ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का. n comes out to be 10 in this case. ये निकालना था. क्लियर है. तो दिस इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने यूज किया यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है. n की वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकाल दी. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम डिफरेंशिएशन टॉपिक. सो द क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई. यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं थोड़ी सी. सब्स्टिट्यूशन ये है कि पुट कर लो आप x को साइन a एंड y एज साइन b. तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b. दिस इज इक्वल टू a इंटू साइन a माइनस साइन b. ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉस a प्लस कॉस b. दिस इज इक्वल टू a इंटू साइन a माइनस साइन b. दिस इज 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2. सी डी फॉर्मूला होता है, पता है सबको. a इंटू साइन a माइनस साइन b, 2 साइन a माइनस b बाय 2 इंटू कॉस a प्लस b बाय 2. ठीक है. देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो. कॉस a प्लस b बाय 2 और 2 कट जाएगा. So it will be, we can say cot a माइनस b बाय 2 की वैल्यू a आ रही है ना. साइन कॉस के नीचे आ जाएगा, कॉट बन जाएगा. तो यहाँ से वी कैन से दैट a माइनस b, दिस विल बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ऑफ a. अच्छा, हमने x को साइन a माना था, तो a क्या होगा यहाँ से, a विल बी साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y. दिस इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a. इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या बचेगा, डिफरेंशिएटिंग इट विल बी 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएगा. तो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और यही हमें प्रूव करना था. अभी बहुत सारी वेरिएशन आ जाती है इसमें. कई बार आपको यहाँ पर स्क्वायर की बजाय 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस वाई क्यूब, यहाँ पर भी एक्स क्यूब वाई क्यूब लिखा होगा, 1 माइनस एक्स 6 वाई 6 और यहाँ एक्स क्यूब वाई क्यूब होगा. तो आप एक्स क्यूब को साइन ए और वाई क्यूब को साइन बी सब्स्टिट्यूट कर लोगे. पावर 4 भी हो सकती है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर लोगे. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये एक पर्टिकुलर टाइप है. मैंने आपको वो टाइप बता दिया कि आप इसको इम्प्लिसिट को चेंज कर रहे हो किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक में. उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन लगाकर वी हैव प्रूव्ड दिस. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन. अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को मैंने गलतियां करते देखा है. नॉट पर्टिकुलरली गलती कहूँगा मैं, पर लेकिन वो समझदारी नहीं है. क्यों समझदारी नहीं है, इसको करने का तरीका क्या है. आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, और ए और बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. आप ए प्लस बी का स्क्वायर निकालो, फिर ए स्क्वायर निकालो, फिर बी स्क्वायर निकालो और उनको कंपेयर करो, उससे ए बी की वैल्यू निकालो. ये है आम जिंदगी, बट मेंटॉस जिंदगी नहीं है ये. तो मेंटॉस जिंदगी क्या है, आपको अगर ये दिया जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. आप एक चीज़ देखो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है. दिस कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। मतलब ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल तभी होगा अगर ए बी माइनस बी ए के इक्वल होगा। तो मैं बस ये कंडीशन यूज़ कर लेता हूँ, ये आसान पड़ेगी। उसमें तुम दो मैट्रिक्स का सम निकालोगे, फिर उनका स्क्वायर निकालोगे, और सोचो स्क्वायर निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन उस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना जब वेरिएबल भी हैं ए और बी। अभी तो ए और बी वेरिएबल है, प्लस करके तो और भयानक वेरिएबल हो जाएंगे, है ना। तो बेटर ये है कि यू हैव टू यूज दिस कंडीशन। नाउ कैलकुलेट ए बी। ए बी क्या आ जाएगा, 1 minus 1 2 minus 1. This into B matrix is A 1 B minus 1 is equal to minus of B कितना है, B is A 1 B minus 1 and A matrix is 1 minus 1 2 minus 1. मल्टीप्लाई करें इसे, it will be A minus B 1 plus 1 2 2A minus B and 2 plus 1 3. राइट हैंड साइड विल बी माइनस बाहर पड़ा हुआ है, और a plus 2 देन माइनस a minus 1, यहाँ से आएगा b minus 2 और माइनस b plus 1। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लो, इन दोनों कंपेयर कर लें। तो वी कैन से माइनस ए माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2, माइनस ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू माइनस 3। और इन दोनों से क्या बनेगा, माइनस बी प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3, तो माइनस बी इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 2। वेरीफाई कर लो बाकी जगहों से भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस 2 डालोगे तो यहाँ से भी b माइनस 2 ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से b को माइनस 2 डालोगे तो माइनस 4, यहाँ से b आई आ रहा है। तो a कम्स आउट टू बी माइनस 3, b कम्स आउट टू बी माइनस 2। और अगर आप ऐसे ना करके स्क्वायर्स निकाल रहे होते हैं तो आएगा सभी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में उलझे होते हैं। सोच के देखो, बी स्क्वायर में हो सकता है फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी बन जाए, इन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक हो जाए ना, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर वे आउट ये है इस क्वेश्चन का। तो दैट मीन्स कभी भी आपको a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हो, एक कंडीशन याद रखना, ए बी माइनस बी के इक्वल है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, आपको ये गिवन होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ये याद रखना, ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, ये होल्ड तब करेगी अगर ए बी बी ए के इक्वल है ना, तभी तो 2ab बन पाया ये, नहीं तो 2ab थोड़ी बन जाता ये। तो जब ऐसा दे रखा हो तो इसका मतलब ए बी बी ए के इक्वल है, और अगर ऐसा दे रखा है तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन। दिस इज बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो ग्राफिकली इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा इधर बनाते हैं ग्राफ। This is x-axis, this is y-axis, this is origin. ठीक है, नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 बनाओ, यहाँ बना देते हैं, दिस इज x इक्वल टू 3। उसके बाद है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐसी इक्वेशन बनेगी, दिस इज 0 5 एंड दिस इज 5 0। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5। मेक श्योर कि जब भी तुम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो साथ साथ उनकी इक्वेशंस सारे वर्टिसेस लिखते रहो। अब जैसे ये नया वर्टेक्स ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे ना, तो इसको लिख लो, कितना आएगा, x इक्वल टू 3 है, अगर मैं इसमें x को 3 पुट करूँगा तो y कितना आएगा 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3 2। ठीक है, अगली लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, अगर x को 0 डालेंगे तो y आ रहा है 3 0 3, और y को 0 डालेंगे तो x आ रहा है 6, वो यहाँ कहीं होगा। इनको ज्वाइन कर देते हैं,
So this will be x plus 2y इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है कि यहाँ पर इक्वालिटीज बनाई है मैंने, लाइन तो स्ट्रेट लाइन की बन रही है ना, और इनइक्वालिटी का क्या रोल है रीजन शेड करने के लिए। तो अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इसमें 0 पुट करता हूँ, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, तो वो रीजन आएगा जिसमें ओरिजिन नहीं लाई कर रहा, इसके इधर वाला, ठीक है। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, तो वो रीजन शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं लाई कर रहा, ऊपर वाला। ऐसे ही इसमें भी ऊपर वाला, ठीक है। और y ग्रेटर देन 0 मीन्स इस क्वाड्रेंट में ऊपर वाला रहेगा, तो ये रीजन आ गया मेरे पास, वी कैन शेड दिस रीजन, ठीक है। दिस इज द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। बट ये चेक करने के लिए पहले तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ेंगे मुझे। इसका नहीं पता मेरे को, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी नहीं पता, सी पता है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए इज 3 2, बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, सी इज 6 0, कॉर्नर तो यही आ रहे हैं ना, और कोई कॉर्नर नहीं आ रहा, ओके। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, वो निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 6, माइनस करें, ये कट गया, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, वाई को 1 डालेंगे तो x कितना आ रहा है 4, तो वी कैन से दिस इज 4 1, बी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4 1। z की वैल्यू निकालें इस पर, अगर मैं 3 2 पुट करूँगा तो इट कम्स आउट टू बी -3 + 4 1 आ रहा है, 4 1 पुट करेंगे तो -4 -2 आ रहा है, और यहाँ से -6 आ रहा है। मैक्सिमाइज करना है 1 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, बट प्रॉब्लम ये है कि 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें इस इक्वेशन को, मैक्सिमाइज है तो -x + 2y ग्रेटर देन 1, ये इनइक्वालिटी मतलब ये इक्वेशन भी इस ग्राफ पर बनानी पड़ेगी। तो बनाकर देखें, अगर x को 0 डालेंगे तो y क्या आएगा 1/2, और y को 0 डालेंगे तो x -1, ठीक है, ओके। और पॉइंट ए में से तो जा ही रहा है, तो मैं इसे डॉटेड बना रहा हूँ। अब आपको ये देखना है कि ये रीजन पार्शली तो लाई कर रहा है उसके अंदर और पार्शली इसके अंदर, तो इसका मतलब एंटायर रीजन उसके अंदर नहीं लाई कर रहा है, तो दिस इज नॉट बाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस इज अनबाउंडेड रीजन, जो z इक्वल टू 1 आई थी, दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है बात? सो दिस वाज अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर द सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इसमें जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज करो, सभी क्वेश्चंस को करो, और हर क्वेश्चन के साथ जो लर्निंग है वो आप उसका नोट बनाते रहो कि हर क्वेश्चन के अंदर क्या लर्निंग थी, उस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड और कितने क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, या किस किस क्वेश्चन को तुम कनेक्ट कर रहे हो उनसे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।